देखिए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उसका नाम है कैपिटल गेन। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में, समझते हैं। देखो, ये सेक्शन कवर करते हैं हमारे 45 से लेके 55 ए तक। पहली बात तो ये, अब इसमें क्या आता है और किस तरीके की इनकम आती है, इसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। चार्जिंग सेक्शन आपको बताया हुआ है, हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है, जो कि उसका फर्स्ट सेक्शन होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन रहेगा 45। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है, अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है, ठीक है, और आप उस असेट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मेरे बात को, सबसे जरूरी क्या है, आपके पास कैपिटल असेट का होना, और उससे जरूरी है उसका ट्रांसफर होना। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि अगर असेट को बेचने से, अगर असेट को बेचने से हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। अगर असेट को बेचने से हमें प्रॉफिट लॉस होता है तो उसे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहा जाएगा। ठीक है, पर सिर्फ बेचना कहना कम होगा, इसलिए हम फिर इसको कंप्लीटली एलोबरेट कर रहे हैं। ओके, सुनिए क्या है। सबसे पहला एलिमेंट, आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए। दूसरा, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरा, हम तो 1 साल का टैक्स सीजन कर रहे हैं ना, तो उस असेट की बात करेंगे जिसका ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ हो, जिसका ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ हो, उस असेट की बात कर रहे हैं। और अगर ये सारी बातें सही रही, मतलब कैपिटल एसेट भी थी हमारे पास, हमने उसका ट्रांसफर भी कर दिया और ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में कर दिया, तो हमें होगा गेन या फिर लॉस। ठीक है, अब ये जो गेन और लॉस हमें होगा, ये बेटा दो तरीके का हो सकता है, दो नेचर होते हैं इसके। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। बताइए, एक बार यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके, अब चलते हैं आगे। बेटा आगे कहा गया कि कैपिटल असेट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझेंगे तो ही तो आगे बढ़ पाएंगे। तो कैपिटल असेट में हर वो चीज आती है, हर वो फिक्स असेट नेचर की या कैपिटल नेचर की हर वो असेट आती है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है या फिर यूज करने के पर्पज से है। हर वो असेट आती है जो या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या होता है भाई? क्या मैं शेयर्स कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से? शेयर्स कह सकता हूँ, बॉन्ड्स कह सकता हूँ, गोल्ड कह सकता हूँ, सिल्वर, बुलियन एक्सेट्रा, ये कह सकता हूँ। अच्छा, यूज पर्पज से क्या क्या कह सकता हूँ? क्या मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बोले क्या ये बोल सकता हूँ? तो इसका मतलब ऐसी एसेट जो कैपिटल नेचर की है और हमने उसे इन्वेस्टमेंट या यूज करने के लिए रखा हुआ है, तो वो कैपिटल एसेट में आ जाएगा। अब बताओ स्टॉक किसमें आता है? क्या स्टॉक आ सकता है इसमें? क्या स्टॉक हमारे इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि वो कैपिटल असेट नहीं है। समझ रहे हो बात को? वो तो कैपिटल नेचर का ही नहीं है। कैपिटल नेचर का ही नहीं है तो यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लिखवाने हैं मेरे को आपको, वो मैं लिखवा रहा हूँ कि कुछ चीजें कैपिटल असेट में नहीं आती। ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार इस पे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी असेट कैपिटल असेट नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले तो हम स्टॉक को हटा देते हैं। स्टॉक इंटरेस्ट, स्टॉक कोई भी कैपिटल असेट नहीं है। ओके। दूसरा जाइए आप, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके पास गांव में एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब इसको क्यों नहीं लिया गया वो चीज आप समझो। गवर्नमेंट कुछ चीजों पे कैपिटल गेन टैक्स माफ करना चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ चीजों पे कैपिटल गेन टैक्स माफ करना चाहती है। तो उन्होंने एक सिंपल तरीका ढूंढा। क्या सिंपल तरीका ढूंढा? कि हमें जिस चीज पे बिल्कुल भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेना, हम उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर देते हैं। जैसे ही हम उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर करेंगे, उस पे कैपिटल गेन लगना अपने आप बंद हो जाएगा। क्या सही है ये बात? तो उन्होंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड को टैक्स फ्री करने का सोचा। तो कैसे करा? कैपिटल असेट में से हटा दिया। अब वो कैपिटल असेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखवा रहा हूँ। गोल्ड बॉन्ड 1999 गवर्नमेंट ने इश्यू किए थे खुद ने। गोल्ड बॉन्ड 1999 में, और उनके लिए भी यही किया था कि उनको कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया था। गोल्ड सर्टिफिकेट 2015 में इश्यू किए थे, उनके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट कहा गया पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टॉक और एक पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या? ऐसी चीजें जो आपके पर्सनल काम के लिए आप यूज में लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकता है कोई? जी, तो एग्जांपल दे सकता है। पर्सनल इफेक्ट से मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? लैंड। ओके, और कार, बिल्डिंग, और चलिए देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग को तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। लैंड बिल्डिंग को तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? लैंड एंड बिल्डिंग पर्सनल वैसे नहीं होते। ठीक है, वो रेजिडेंशियल यूज हो सकते हैं या कमर्शियल यूज हो सकते हैं, वो वैसे पर्सनल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आपको? क्या आप किसी को कहेंगे ना ये मेरी पर्सनल बिल्डिंग है, तो उसको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं आया था। यहाँ पे किन चीजों की बातें चल रही है? बात चल रही है हमारी कार, हमारे कपड़े, हमारी घड़ी, हमारी ज्वेलरी। ठीक है, हमारा बुलियन, एक्सेट्रा, ऐसी चीज जो हमारे पर्सनल नेचर की है। जो हमारी पर्सनल नेचर की चीजें। गवर्नमेंट ने कहा कि साहब हम पर्सनल चीजों पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर कोई चीज आपकी पर्सनल है तो हम उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लेना आप यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट हमें टैक्स से रिलीफ देना चाहती है इसलिए उसने ऐसा किया कि सब पर्सनल चीजों पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे? बोलिए
क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमें टैक्स में रिलीफ देना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि हम आपसे पर्सनल चीज़ों पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। गवर्नमेंट ने कहा कि सब पर्सनल में कुछ चीज़ों पे हम टैक्स चार्ज करेंगे, मतलब पर्सनल के कुछ एक्सेप्शन बनाए। ठीक है, बाद में मैं इसका पूरा वो समझाऊंगा आपको कि वो कैसे निकल के आई बात कि गवर्नमेंट हमें छूट देना चाहती है या नहीं चाहती। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि पर्सनल पे हम टैक्स नहीं लेंगे, पर पर्सनल के कुछ एक्सेप्शन हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम पर्सनल नहीं मान रहे हैं, जैसे ज्वेलरी, बुलियन। बुलियन समझते हो? बुलियन समझते हो तुम? गोल्ड सिल्वर, हाँ। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है, कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी कीमती सामान है आपके पास, उनको हम पर्सनल नहीं मानेंगे। जब हम इनको पर्सनल नहीं मान रहे, तो क्या ये कैपिटल एसेट है? बताओ। जब हम इनको पर्सनल नहीं मान रहे, तो क्या ये कैपिटल एसेट है? बोलो। यस, ये कैपिटल एसेट है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एसेट के एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के एक्सेप्शन, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है भाई? जी, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो वैसे ही एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? इंक्लूजन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें कैपिटल एसेट में। अब मैं इस पूरी बात को दोबारा से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से। गवर्नमेंट ने कहा हम पर्सनल चीजों पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, पर अगर आपके पास कोई कीमती चीज है, जैसे कि ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, स्कल्पचर या कोई एंटीक आइटम, तो उस पर टैक्स चार्ज करें। तो भाई इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज आपकी है जिस जो पर्सनल है और जिसकी वैल्यू बढ़ती है, मुझे ये बताओ आपके पास ऐसी पर्सनल चीज कौन सी है जिसकी वैल्यू बढ़ती हो? इनके अलावा आपने कार खरीदी, क्या कार की वैल्यू बढ़ती है? आपकी पर्सनल कार है, क्या कार की वैल्यू बढ़ती है? नहीं। आपके कपड़े हैं, क्या कपड़ों की वैल्यू बढ़ती है? नहीं। आपकी कोई एसेसरी है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन है, ठीक है, या घड़ी है, क्या इनकी वैल्यू बढ़ती है? नहीं। तो अगर हम इनका गेन निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली लॉस ही आएगा हमें। अब गवर्नमेंट ने कह दिया हमने आपको माफ कर दिया, भाई माफ क्या कर दिया? आपने तो हमारा लॉस ही माफ कर दिया, हम हमें लॉस क्लेम करने नहीं दे रहे आपको। भाई इन चीज़ों पे जिन पे लॉस होना था उनको तो आपने हटा दिया कि साहब उन पे तो कैलकुलेशन करो मत। और जिन पे प्रॉफिट हो सकता था, ज्वेलरी की रेट बढ़ सकती थी, बुलियन की रेट बढ़ सकती थी, कोई एंटीक आइटम हो उसकी रेट बढ़ सकती थी, उन पे आपने टैक्स चार्ज कर लिया। तो बेसिकली जिनकी रेट बढ़ने के चांसेस हैं, उन पे तो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगा दिया, और जिनका कुछ नहीं हो सकता उनको कहा कि इनको हम कैपिटल मानते ही नहीं। आई बात समझ में? ये बेसिक फंडा यहाँ पे बनाया गया। आगे देख लीजिए, पर्सनल इफेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आता, या ज्वेलरी में क्या कवर होता है या कहीं नहीं होता, इस पे भी कई सारे कोर्ट केसेस हो रखे हैं। ठीक है, एक दो बातें मैं आपसे करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि सिल्वर यूटेंसिल्स। सिल्वर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब समझते हैं बर्तन। चांदी के जो बर्तन होते हैं घर पे, वो पर्सनल होते हैं या फिर उन्हें ज्वेलरी या बुलियन में लिया जाएगा? बोलो। चांदी के जो बर्तन होते हैं उन पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? वो कैपिटल एसेट है
या नहीं। और सोने के बर्तन पे, तो सुनो, इसमें कोर्ट केस का क्या रिजल्ट आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिल्वर यूटेंसिल है वो कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन में खाना खाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपके घर में जो सिल्वर यूटेंसिल है वो आपकी पर्सनल एसेट है, हम उन्हें पर्सनल मानने को तैयार हैं। अगर आप घर में चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं तो उन चांदी के बर्तन को हम पर्सनल मानने को रेडी हैं, उस पर हम टैक्स चार्ज नहीं करें, क्योंकि इंडिया का कल्चर है। समझ गए? और अगर आपके पास सोने के बर्तन है, ठीक है, अगर आपके पास सोने के बर्तन है तो उसे कैपिटल सेट माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि सोने के बर्तन में खाना। तो पर मैं ये कह सकता हूँ कि सिल्वर के बर्तन को पर्सनल माना गया है, गोल्ड के बर्तन को पर्सनल नहीं माना गया। सही बात समझ में? दूसरी बात, कई लोग कहेंगे कि सर ना दिमाग ज्यादा चलता है ना, जुगाड़ ज्यादा चलते हैं इंडिया में, तो उन जुगाड़ को रोकने के लिए ये सारे कोर्ट केस हुए हैं। ठीक है, अब एक बंदे ने जुगाड़ और लगाया कि तब आप कह रहे हैं कि सिल्वर के बर्तन को हम कैपिटल एसेट मानते नहीं हैं, मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता। तो एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए थे, उसे इन्वेस्टमेंट करना था, वो सिल्वर ले आया। अब सिल्वर पे तो कैपिटल गेन लगता, तो उसने क्या किया, उसके बड़े बड़े बर्तन बना लिए, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बर्तन बना लिए और थोड़े टाइम बाद इसको बेचा। बताओ कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसने कहा कि साहब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो मेरे पर्सनल बर्तन है। इस पे भी कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने कहा कि आप इन पर्सनल बर्तन को यूज कर सकते हैं क्या? आपने अली बाबा 40 चोर जैसे बर्तन बना लिए बड़े बड़े, जिसमें एक आदमी पूरा बैठ जाए, ठीक है, क्या आप इनको यूज करते हैं? बोल रहे साहब यूज तो मैंने नहीं किया आज तक। बोले फिर ये अलाउेबल नहीं है। बर्तन उसी तरीके के होने चाहिए, गिलास चम्मच कटोरी टाइप के, जो आप डेली यूज में आपके ले सकें या काम आते हों। ठीक है, आपने सिर्फ टैक्स चोरी करने के लिए उस सिल्वर को यूटेंसिल का रूप दे दिया, उसे हम आपकी पर्सनल चीज नहीं मान सकते, वो बुलियन में कवर होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, आपको सारे केसेस याद नहीं रखने, दो तीन जो इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। क्या अब आप ये समझ गए कि कैपिटल असेट क्या होती है? नवीन, अगर मेरे पास कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, नवीन, अगर मेरे पास कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने उसे बेचा, तो मुझे कैपिटल गेन होगा या नहीं? नहीं। सैनिका, मेरे पास एम एफ हुसैन, नाम सुना है? मेरे पास एम एफ हुसैन की एक पेंटिंग है और मैंने उसे सोल्ड किया, तो मुझे कैपिटल गेन होगा या नहीं? जिससे पूछा उसने नहीं बताया, बाकी तुमने बता दिया। सैनिका, वेयर आर यू? चलिए, सैनिका जवाब नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अनम्यूट करें, लोग म्यूट करते हैं, नवीन जी को क्या हो गया?
हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। सर, सर, जो ये जो ये गोचर गोचर भूमि भूमि होती है होती है ना, ना, गोचर भूमि होती है तो तो उसमें भी उसमें भी टैक्स टैक्स लगता है क्या? लगता है क्या? तो वो गवर्नमेंट की होती है, हमारी थोड़ी होती है। जैसे जैसे सर सर कोई कोई परचेज परचेज करता करता है, है। परचेज तो होती नहीं है वो तो अलॉट होती है। ये होते हैं आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह जो, उनको अलॉट होती है, जो हो जाते हैं ना सरकारी ड्यूटी पे शहीद वगैरह हो जाते हैं, उनको अलॉट होती है। ये गोचर भूमि ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के अधिकार में है, और वो अलॉट ही होती है किसी न किसी को, सेल आउट नहीं होती है। समझ गए? नवीन। हाँ। और अगर बाद में सेल आउट हो रही है, मान लो कि आपको लोड हो गई और आप उसको कहीं फर्दर बेच रहे हैं बाद में, तो वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में आ जाएगी, एग्रीकल्चर नहीं है वो तो उसके स्टेटस के ऊपर है, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई स्टेटस तो होगा ना, या तो एग्रीकल्चर होगा या कमर्शियल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं ट्रांसफर की बातें। एक बार नेम रिपीट कर दीजिए। पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन में बेटा कीमती चीजें हैं सारी, है ना। ज्वेलरी है, बुलियन है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, मतलब सारी महंगी चीजें हैं। अगर नीता अंबानी ने 20 करोड़ रुपए की साड़ी पहनी है, अगर नीता अंबानी ने 20 करोड़ रुपए की साड़ी पहनी है, और उसमें 20 करोड़ वाली बात यह है कि उसमें डायमंड लगे हुए हैं, तो बताओ वो पर्सनल है या कैपिटल एसेट है? बोलो। कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि कीमती है भैया। ठीक है, अब देखिए आगे। हमने कहा कि सब एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए। अब ट्रांसफर का मतलब अगर हम सिर्फ बेचने से लेते हैं तो वो बहुत ही नेरो कंसेप्ट हो जाएगा, हमें इसको वाइडर कंसेप्ट में लेना है। तो ट्रांसफर का मतलब बेटा इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, रिलिंक्विशमेंट हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक हो सकता है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकता है, ठीक है, और डैमेज ऑफ एसेट हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बात समझिए कि ट्रांसफर का बेसिक मीनिंग क्या है। तो ट्रांसफर का बेसिक मीनिंग दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। असेट आपकी जो है वो आपके पास से जा रही है, पर इजी वे में लिखता हूँ, असेट इज गोइंग, ठीक है, एंड समथिंग इन एक्सचेंज इज कमिंग। बताओ, एकदम फनी लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको, असेट इज गोइंग और समथिंग इन एक्सचेंज इज कमिंग। असेट जा रही है, बदले में कुछ आ रहा है। बताइए, क्या सेल में ऐसा होता है? असेट जा रही है और बदले में कुछ आ रहा है, होता है। एक्सचेंज में होता है, होता है। रिलिंक्विशमेंट, ये वर्ड मैं थोड़ा समझा दूं। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अपना टाइटल छोड़ देना, अपना अधिकार त्याग देना, कि आपको कहीं से कुछ लेने का राइट है तो आप उस राइट को छोड़ देते हैं।
उसके बदले में पैसा ले लेते हैं या कोई चीज ले लेते हैं, समझ गए? उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट। जिससे आपका किसी चीज में कोई हक था, आपने कहा सब मैं अपना हक छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे आप 1 लाख रुपए दे दें, तो आपने हक छोड़ा, तो हक जो आपकी एसेट थी वो जा रही है और बदले में पैसा आ रहा है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, जो चीज आपके लिए कैपिटल एसेट थी उसको कन्वर्ट करके आपने स्टॉक बना लिया, तो क्या एसेट जा रही है? कैपिटल एसेट जा रही है और स्टॉक आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट लैंड ग्रैबिंग करते हैं ना, हाँ, लैंड एक्विजिशन करती है, सॉरी, गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्विजिशन करती है। अगर उसको हाईवे बनाना है और बीच में कुछ फ्लोर्स वगैरह कुछ आ रहे हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, कंपल्सरी एक्वायर कर लेते हैं, तो उसके बदले में आपको क्या देते हैं, कॉम्पनसेशन। तो आपके पास से जमीन जा रही है, कॉम्पनसेशन आ रहा है, सेट किया हो। और लास्ट वन इज डैमेज ऑफ असेट, अगर आपकी असेट डैमेज हो गई और आपने क्या करवा रखा था उसका, इंश्योरेंस, तो असेट गई, इंश्योरेंस क्लेम आया, बोलिए हाँ या ना? तो क्या इन पूरे 6 पॉइंट के अंदर, क्या इन पूरे 6 पॉइंट के अंदर कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें सेट जा रही है पर कुछ ना आ रहा हो, या सारे आइटम हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? ठीक है। आई होप आपके ट्रांसफर क्या होता है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। यहीं पे एक पॉइंट और समझाना आपको जरूरी है, वो मैं समझा देता हूँ और वो लिखेंगे हम नीचे। ठीक है। नीचे बेटा एक सेक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये है सेक्शन 47। सेक्शन 47 कह रहा है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड, certain transaction not regarded as transfer, certain transaction is not regarded as transfer। ओके। कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता? तो देखिए मैं इसके दो वे बताता हूँ आपको, रीजन बता रहा हूँ मैं, हर चीज आपको रीजन से याद करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ रिप्लाई करते रहेंगे तो रीजन से याद हो जाएगी, वरना फिर लास्ट में आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बुक में ये रीजन नहीं दे रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्टेन ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्यों? या तो उनमें कंसिडरेशन नहीं होता है, नो कंसिडरेशन, ठीक है, या फिर उनमें ओनरशिप चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन ओनरशिप। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे लिखाता हूँ। गिफ्ट आपने किसी को दिया, रिश्तेदार को गिफ्ट दिया, बोलो क्या असेट जा रही है और बदले में कुछ आ रहा है? नहीं, तो हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, हमारा वो लॉजिक भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है। पार्टीशन ऑफ एच्योर, घर का बंटवारा होता है और जो भी एसेट होती है मेंबर्स के बीच में बांट दी जाती है, क्या एचओएफ की एसेट जा रही है? क्या एचओएफ को कुछ बदले में मिल रहा है? नहीं, एचओएफ को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा? विल और इनहेरिटेंस, वसीयत में या उत्तराधिकार में आपको कोई चीज मिलती है, ठीक है, आपके किसी पूर्वज ने, दादाजी ने, परदादाजी ने आपके नाम कर रखी है और वो आपको वसीयत में मिलती है, तो उनके तरफ से उनको असेट जा रही है, क्या बदले में उनको कुछ मिल रहा है? नहीं। समझ रहे बात को? तो गिफ्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ एच्योर हो गया, विल हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ऐसी सारी चीजें हैं, इनमें कंसिडरेशन नहीं है तो इन्हें ट्रांसफर भी नहीं माना जाता। और जब इन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता तो क्या यहाँ पे कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं, इन पे कैपिटल गेन नहीं लगता। तभी तो आप सोचो
कि घर में जैसे आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके घर में बंटवारा हो जाता है, तो क्या उस बंटवारे पे टैक्स लगता है? नहीं लगता, क्योंकि लॉजिकल बात है कि पहले भी मालिक आप ही थे इनडायरेक्टली। जैसे एक पिताजी के दो बेटे, ध्यान से सुनना, एक पिताजी है, इनके दो बेटे हैं। हमारे हिंदू लोग के हिसाब से जो असेट इनकी है, क्या उसमें इन दोनों का हिस्सा है? तो इन दोनों ने अगर अपना हिस्सा बांट लिया, पिताजी ने इन दोनों को हिस्सा बांट दिया, ठीक है, तो क्या इन्हीं की एसेट इन्हीं को मिली है? तो उस पर टैक्स लेने का तो मतलब नहीं है ना। इसलिए कहा गया कि इनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, और ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो टैक्स गेन होगा नहीं, सीधी बात है। ओके, चलिए इधर आ जाते हैं। जब चेंज इन ओनरशिप ना हो, चेंज इन ओनरशिप ना होने का मतलब क्या है? अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उस कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी इसकी हो जाती है, और उस कंपनी के शेयर होल्डर भी इसके हो जाते हैं। मतलब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर, क्या ए लिमिटेड के एसेट के मालिक थे? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर क्या ए लिमिटेड के एसेट के मालिक थे? अब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, मतलब ये ए लिमिटेड बी के अंदर चली गई, और ये शेयर होल्डर भी बी के अंदर चले गए, तो क्या मालिक ही अपनी एसेट साथ में लेके चला गया? तो इस पे भी टैक्स चार्ज नहीं किया गया। समझ रहे हैं? ये लॉजिक बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाए हुए हैं समझाने के लिए। अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिन पे भी कैपिटल गेन नहीं लगता। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये है हमारा सेक्शन 47। बाद में हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक बार इस पर मैं दोबारा आऊँगा। अभी के लिए इतना ही इसमें, वापस ऊपर आ जाते हैं। चलिए, पूछो भाई पूछो, एक क्यों दो पूछो, तीन पूछो, चार पूछो। वेट करता हूँ आप कुछ पूछें, पर आप पूछते ही नहीं। बोले अनम्यूट करें, अनम्यूट लो भाई, अनम्यूट कर देता है। हेलो हाँ बोलो। सर, सर जैसे जैसे समझ लो समझ लो मेरी मेरी मम्मी ने मम्मी ने मुझे मुझे गिफ्ट गिफ्ट दिया दिया। हमारी मम्मी ने तुम्हें गिफ्ट दिया, ठीक है। 5 5 लाख लाख रुपए। रुपए। कितने रुपए? 5 5 लाख। लाख। 5 लाख रुपए, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। बोलो। तो तो सर सर अब अब वो वो तो तो सर सर ट्रांसफर ट्रांसफर तो तो हो हो ही ही। वो असेट है क्या? नहीं नहीं सर, सर कैश में कैश में है, है, मतलब मतलब बैंक से बैंक से। तो कैपिटल असेट होती है क्या वो? नो नो सर, सर। नहीं होती। नहीं नहीं होती। होती। तो पैसे पे कैपिटल गेन थोड़ी लगता है, कैपिटल गेन तो कैपिटल असेट पे लगता है, पहली बात तो ये। बोलो हाँ या ना। अजी। हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो पहली बात तो पैसा कैपिटल असेट नहीं है, पैसा करंट असेट में लिखते हो, फिक्स असेट में लिखते हो, बैलेंस शीट में करंट में लिखते हैं, तो वो कैपिटल नेचर नहीं है, फर्स्ट थिंग। चलो मैं आपके एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव कर देता हूँ कि इस बार आपकी मम्मी ने आपको 5 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट करी, ये कर लेते हैं। पैसा करा तब तो गिफ्ट होगा ही नहीं, वो मतलब कैपिटल गेन में आएगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब मैं उसको ज्वेलरी पे लेके आ जाता हूँ कि आपकी मम्मी ने आपको 5 लाख रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट करी, तो क्या होगा? तो भी वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ज्वेलरी कैपिटल असेट तो है, पर गिफ्ट करना ट्रांसफर नहीं है। क्योंकि मम्मी के पास से ज्वेलरी जा रही है, पर क्या उनको बदले में कुछ मिल रहा है? नो नो सर। सर। तो इसलिए उनके लिए वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं है। आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं, वो डिपेंड करेगा
सेक्शन 50 से 56(2)(10) में जब हम गिफ्ट पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, वैसे रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट टैक्स फ्री होता है रिसीवर के लिए। और बोलिए। ठीक है, अब सुनो आगे। तो पहला पॉइंट मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट का होना जरूरी है, और कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने कहा कैपिटल एसेट होने से कुछ नहीं होता, उसका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो हमने ये भी समझ लिया कि ट्रांसफर में क्या क्या आता है। अब हम चल रहे हैं आगे। हमने कहा ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए तो हम इस साल टैक्सेशन करेंगे, वरना हम इस साल टैक्सेशन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं ये समझो। हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं बेटा, प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? क्या हम प्रीवियस ईयर 2021 पढ़ रहे हैं? बोलिए। यस। तो इसका मतलब हम क्या उन्हीं चीजों का टैक्सेशन करें जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में ट्रांसफर हुई है। क्योंकि अगर इससे पहले ट्रांसफर हुआ है तो पिछले साल टैक्सेशन हो गया होगा, और इसके बाद ट्रांसफर होगा तो अगले साल टैक्सेशन हो जाएगा। हमें तो एक पीरियड की कैलकुलेशन करनी है ना। तो मैंने जो वर्ड कहे उसको ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा बोल देता हूँ। इससे पहले जो ट्रांसफर हुआ होगा उसका टैक्सेशन पहले हो चुका होगा, और उसके बाद जो ट्रांसफर होगा उसका टैक्सेशन बाद में हो जाएगा अगले साल। इसलिए हम इस ईयर में उन्हीं एसेट का टैक्सेशन कर रहे हैं जिनका ट्रांसफर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में हुआ हो। पर इस बात के भी एक्सेप्शन है। ठीक है, और वो एक्सेप्शन है ये वाले, ये जो केस दे रखे ना, 4, 5 और 6। कैसे? ऑडियो नहीं आ रहा? ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार बता दो। आ रहा है। जया एक बार आप री लॉग इन कर लो बेटा, अगर आपके पास ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप एक बार री लॉग इन कर लो, कोई ना कोई दिक्कत होगी। आ गया? चलिए, तो अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन कैसे हैं, उसको ध्यान से सुन लेना। अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, मिस्टर नवीन, ठीक है, मिस्टर नवीन ने ऐसे ही होता है, मान लो एक ताजमहल बनाया किसी के लिए, तो महल ले लेते। नवीन ने एक महल बनाया, कब बनाया? 2004-5 में बनाया, 40 लाख रुपए में बनाया। बोलिए ठीक है। तो नवीन ने एक महल बनाया, 2004-5 में बनाया, 40 लाख रुपए का। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने सड़क बनाई, कौन से ईयर में बनाई? 2017-18 में बनाई, और इनके महल के ऊपर से निकाल दिया। ऊपर से निकालने का मतलब महल को एक्वायर कर लिया। ठीक है, कि हमें आपका महल चाहिए, हमें सड़क बनानी है, बीच में आ रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर बना डाली सड़क। आई बात समझ? क्या नवीन को बुरा लगेगा या नहीं? बोलो। हाँ, कि सब मैंने तो बनाया, आपने तोड़ दिया। गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो, उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आपको कॉम्पनसेशन देने को तैयार हैं। ठीक है, कितना कॉम्पनसेशन देंगे? हम आपको देंगे
80 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। ठीक है, नवीन ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अब गवर्नमेंट है क्या कर सकते हैं, पैसा तो मिल रहा है कम से कम। 40 लाख का अपना 2004-5 का इन्वेस्टमेंट था, आज हमें 80 लाख मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरा बना लेंगे। ओके, अब इधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा था सब, ठीक है, और ये यहाँ पे पहुंच जाता है इसके पास और कहते हैं कि साहब आपके असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। बताओ हाँ या ना। हाँ नवीन, डिपार्टमेंट पूछ रहा है क्या आपकी असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। कहते हैं, हाँ हो गया। आपको 80 लाख रुपए मिलने वाले हैं। कहेंगे हाँ। तो 40 में आपने बनाया था और 80 आपको मिलने वाले हैं, तो आपके तो कैपिटल गेन हो गया। लाओ जी टैक्स दो हमें हमारा। अब बात ये आई कि आपको, आपने कहा कि साहब गवर्नमेंट ने कहा है 80 लाख देंगे, दे दिए थोड़ी, अभी गवर्नमेंट ने पैसा दिया थोड़ी, देने की हाँ करी 80 लाख, और अभी आप आगे पैसे मांगने के लिए टैक्स मैं कहाँ से दूँ। बताओ क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं है, कि अभी तो गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसे देने की हाँ करी है, पैसे दिए नहीं है, और गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, तो आप तो हमसे पहले टैक्स मांगने आ गए। बताओ क्या आंसू निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हाँ, तो ठीक है, अब डिपार्टमेंट कहता है भैया ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो रोने की जरूरत नहीं है, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि आपका घर चला गया, पैसे अभी मिले नहीं हैं, कोई बात नहीं, जिस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन ये पैसा रिसीव होगा, सबसे पहले आप हमें दोगे। बताओ क्या डिपार्टमेंट की बात ठीक है अब, कि जिस दिन ये पैसा मिलेगा सबसे पहले आप हमें दोगे। बिल्कुल ठीक है, अब तो ठीक है। ये पैसा मिला 2020-21 प्रीवियस ईयर, कोर्ट, ठीक है, भाई गवर्नमेंट का काम है, पैसा मिला 2020-21 में, तो मुझे बताओ हमें टैक्स कब देना है, 17-18 में या 20-21 में, इस ट्रांजेक्शन का। 20-21 में देना है, बिल्कुल, यहाँ पे ये टैक्सेबल है। ठीक है, अब 20-21 में खड़े होकर हमसे कोई पूछे कि साहब ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ था क्या, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ था क्या, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। हुआ था, बोलो क्या ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ था। नहीं, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ, ट्रांसफर तो कहाँ हो गया, 17-18 में ही हो गया था ना ट्रांसफर तो। ठीक है, पर फिर भी हम टैक्सेशन 20-21 में करेंगे, क्योंकि पैसा 20-21 में मिला है। फिर भी हम टैक्सेशन 20-21 में करेंगे क्योंकि पैसा 20-21 में मिला है। इसका मतलब कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हो, ये जरूरी नहीं है। बोलो आई बात समझ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, हम कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। स्टॉक कब बिकेगा, कोई गारंटी है क्या, नहीं। और जब स्टॉक बिकेगा तब पैसा आएगा, तो इसलिए हम टैक्सेशन कब करेंगे, जब स्टॉक बिकेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में लिखा है। कंपल्सरी एक्विजिशन में पैसा लेट आ सकता है, इसलिए हमने बोला है कि जब पैसा आएगा तब टैक्स देंगे। और डैमेज ऑफ असेट के केस में भी इंश्योरेंस कंपनी का पैसा लेट आ सकता है, तो हमने लिखा है जिस दिन पैसा आएगा तब टैक्स देंगे। इसका मतलब ये जो 3 केस हैं, इनके अंदर ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्स नहीं लगेगा, जब पैसा आएगा तब टैक्स लगेगा। आई बात समझ में। बता दो भाई एक बार, यहाँ तक बता दो सारी कहानी। आज के इस पूरे चैप्टर में मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा, सुन लो।
ठीक है, हमने सबसे पहले कहा कि ये सेक्शन 45 से लेके 58 तक कवर करेगा। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कैपिटल एसेट हो, दूसरी रिक्वायरमेंट है उस एसेट का ट्रांसफर हो, और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि वो ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हो। अगर तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन होगा, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर कैपिटल एसेट को हमने डिफाइन किया, तो हमने कहा कि कुछ चीज़ें कैपिटल एसेट में नहीं आती, जिनमें स्टॉक नहीं आता, रूरल लैंड नहीं आती, गोल्ड बॉन्ड नहीं आते, गोल्ड सर्टिफिकेट नहीं आते, और पर्सनल चीज़ें नहीं आती। पर पर्सनल में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट में आती हैं, वो उनके एक्सेप्शन है, जैसे कि ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, स्कल्पचर और वर्क ऑफ आर्ट, मतलब एंटिक आइटम। ठीक है, ये कैपिटल एसेट में आते हैं। फिर हमने कहा ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, ट्रांसफर का मतलब सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन और डैमेज ऑफ एसेट भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आती है, जो हमने सेक्शन 47 में पहले ही छोड़ दी है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता, जैसे कि गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, और जिनमें ओनरशिप पूरी ट्रांसफर नहीं होती, जैसे कि अमलमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन, तो उन केस में कैपिटल गेन का टैक्सेशन नहीं होगा। फिर हमें कहा गया था कि ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वैसे तो 2020-21 के बीच में ट्रांसफर होगा तो ही टैक्सेबल है, बट 3 केस के अंदर जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर 20-21 में हुआ हो, पहले ट्रांसफर हुआ है तो भी हम टैक्स लगा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होगा। बताइए, क्लियर है यहाँ तक बातें? तो हमें फायदा जो हुआ है वो शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ, इसके लिए बेटा एक टर्म काम में लिया जाता है और उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि आपने एसेट को कितने दिन अपने पास रखा बेचने से पहले, आपने बेचने से पहले एसेट को कितने दिन अपने पास रखा। अगर आपने थोड़े से दिन रख के बेचा तो वो शॉर्ट टर्म एसेट होती है, अगर आपने थोड़े से दिन रख के एसेट को बेचा तो वो शॉर्ट टर्म एसेट होती है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन रख के बेचा है तो लॉन्ग टर्म एसेट होती है। तो पहला हम लिख रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और दूसरा हम लिख रहे हैं, अरे तो बता रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी चलेगा बेटा टैक्स। ऐसे थोड़ी है, थोड़ा किसी के लिए थोड़ा एक दिन हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा एक साल हो सकता है। इनकम टैक्स में कोई भी चीजें अंदाजे पे नहीं होती बेटा, सबके लिए रूल है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जिनको थोड़े टाइम रख के बेचा वो शॉर्ट टर्म, और जिनको ज्यादा टाइम रख के बेचा वो लॉन्ग टर्म। अब सवाल आता है कि वो टाइम कितना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एनी एसेट, किसी भी एसेट की हम बात करें जिनके लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं है उनकी बात करें, तो अगर उनको अप टू 36 मंथ्स होल्ड किया है, अप टू 36 मंथ होल्ड किया है और बेच दिया, मतलब विद इन 36 मंथ उनको बेच दिया गया है, तो उनसे होने वाला फायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म। और अगर किसी एसेट को मोर देन 36 मंथ होल्ड किया गया है और फिर बाद में बेचा गया है, तो उससे होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म। बोलिए भाई, बात समझ में आती है? ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके लिए अलग से दिया है तो मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर 24 महीने तक लैंड एंड बिल्डिंग को होल्ड करके बेच दिया, मतलब विद इन 24 मंथ ट्रांसफर हो चुका है, तो होने वाला फायदा शॉर्ट टर्म, और मोर देन 24 मंथ है तो होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर समझते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, अप टू 12 मंथ तक शॉर्ट टर्म, और मोर देन 12 मंथ पे
लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड भी इसी में आ जाते हैं, सेम टाइम है 12 महीने का, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर के लिए टाइम लिमिट है बेटा 24 मंथ, 24 मंथ तक शॉर्ट टर्म और मोर देन 24 मंथ तक लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए, तो ये इतना ही आपको याद करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक एनए सेट में आ जाएगी। आगे बात समझ में? ओके, तो मुझे बताइए, अगर ज्वेलरी को एग्जैक्टली 36 मंथ, अगर ज्वेलरी को एग्जैक्टली 36 मंथ होल्ड करके बेचा, अगर ज्वेलरी को एग्जैक्टली 36 मंथ होल्ड करके बेचा, तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? शॉर्ट टर्म होगा, बिल्कुल। 36 जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इसमें आएगा, क्योंकि अप टू वर्ड यूज किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे 36 मंथ एक दिन अगर हुआ तो फिर वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, लिस्टेड शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड शेयर मतलब जो लिस्टेड नहीं है, उतनी तो बात है। ये प्राइवेट शेयर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होते हैं वो अनलिस्टेड ही होते हैं, और पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम इसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे।